मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसे बना है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनको अगर हम लोग जाने तो ये 4 पार्ट्स हो गए, या 4 आप कहिए कि ऑर्गन्स हो गए। सबसे पहले एक जोड़े जो है वो टेस्टीज होते हैं। टेस्टीज कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेस्टीज जो है वो पाए जाते हैं स्क्रोटम में या स्क्रोटल सैक में, जो कि एक स्किन का लूज फोल्ड होता है, और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर जो है वो टेस्टीज मौजूद रहते हैं। उसके पीछे वजह भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? देखिए, स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लोअर होना चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लोअर चाहिए। 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी से टेम्परेचर कम होना चाहिए। इस वजह से टेस्टिस जो है वो मौजूद है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, स्क्रोटम में या स्क्रोटल सैक में। उसके बाद अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे मेल असेसरी डक्ट्स, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मेल असेसरी ग्लैंड्स। तो ये पॉइंट्स जो हैं इनको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे भी आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद फिर हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे डायग्रामेटिक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए। इसमें सबसे पहले जो है इसको हम लोग लेबलिंग करेंगे। ये हो गया स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, ये हो गया टेस्टिस। क्योंकि ये लैटरल व्यू आप देख रहे हैं तो इसमें आपको दोनों टेस्टिस नहीं दिखेंगे, एक टेस्टिस आपको दिख रहा है। ये हिस्सा जो है वो कहलाता है एपिडिडाइमिस, और टेस्टिस से जब स्पर्म्स जो है वो कैरी किए जाएंगे, कैरी करने के लिए जो डक्ट होती है उसको कहा जाता है
वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस जो है वो स्क्रोटम से फिर पहुंच जाती है एब्डोमिनल कैविटी में। कैसे पहुंचती है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर के से आगे से फिर ये घूम करके इनसर्कल होकर के पीछे चली जाती है वास डिफरेंस, और फिर ये जा करके जुड़ जाती है, ये एक एसेसरी ग्लैंड है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। तो वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट ये दोनों जब मिल जाती हैं तब इसको कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ग्लैंड है जो कि ये यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा आ रहा है, इससे जो है वो यूरिन पास होता है। तो इसी यूरेथ्रा में जा करके ये इजैकुलेटरी डक्ट जुड़ जाती है, और इसी यूरेथ्रा के चारों तरफ जो है वो मौजूद रहती है एक और एसेसरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मान लीजिए कि ये यूरेथ्रा है, इस तरह से आप देखिए ये यूरेथ्रा है, तो ये इस यूरेथ्रा के चारों तरफ ऐसे ये ग्लैंड ये मौजूद है। तो ये बीच में यूरेथ्रा हो गया और ये क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसको भी हम लोग लेवल कर देंगे। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा यूरेथ्रा के चारों तरफ दो छोटी छोटी और ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है काउपर्स ग्लैंड्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। या काउपर्स ग्लैंड्स। ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यूरेथ्रा जो है वो फिर आ जाता है किसमें, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको कहा जाता है पेनिस, और इसका आगे का जो सोलन पार्ट होता है उसको कहा जाता है ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर यानी ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन का फोल्ड होता है, लूज स्किन का फोल्ड, जिसको कहा जाता है प्रीप्यूस या फोर स्किन। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो चलिए इस डायग्राम को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए हम लोगों ने लिखा था कि एक जोड़े जो है वो टेस्टीज मौजूद हैं, कहाँ पे इनकी लोकेशन है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक स्किन का फोल्ड होता है जिसको कहा जाता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। तो टेस्टीज जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, मान लीजिए कि एक मेल जो है वो एम्ब्रियो है, उसको बाद में हम लोग क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। 2 महीने का एम्ब्रियो जब हो जाता है तो उसको हम लोग फीटस कहते हैं। तो फीटल डेवलपमेंट चल रहा है, एक मेल फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये जो दोनों टेस्टीज हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही मौजूद रहते हैं, यानी उनका डेवलपमेंट जब होगा तो वो एब्डोमिनल कैविटी में ही मौजूद रहेंगे। तो फिर जो है वो कब ये चले आते हैं स्क्रोटम में, इसको अगर आप देखें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर ह्यूमन का आप देखें तो टोटल टाइम कितना लगता है, 37 वीक्स। आप ओवरऑल कह सकते हैं 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स प्लस 1 वीक,
ये हो जाता है 37 वीक्स। तो जब 7वां महीना होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, मेल फीटस का, उस टाइम पर ये दोनों टेस्टिस जो कि अभी एब्डोमिनल कैविटी में ही मौजूद हैं, वो डिसेंड करते, नीचे चले आते हैं 7वें महीने में, और आ जाते हैं कहाँ पे? स्क्रोटम में या स्क्रोटल सैक में। तो ये पहुंच गए। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिक इसके साथ जो एसोसिएटेड जो वास डिफरेंस है, ये दोनों यहाँ से अब हट गए। अब ये आ गए कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में। तो जिस रास्ते से ये आते हैं उस रास्ते को क्या कहा जाता है? यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इसको कहा जाता है इंग्वाइनल कैनाल। चूंकि दो टेस्टिस हैं तो दोनों के लिए एक एक रास्ता होगा, तो 2 इंग्वाइनल कैनाल्स भी हो जाएंगी। तो एक हम लोग यहाँ पर लेवल कर चुके हैं। तो इसी रास्ते से अब ये जो वास डिफरेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऐसे जो है वो स्क्रोटम से पहुंच जाती है एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचेगी तो आप समझ सकते हैं कि जब ये टेस्टिस यहीं पर थे एब्डोमिनल कैविटी में और ये खिसक करके जब नीचे आ गए, तो इस रास्ते में फिर क्या रह जाएगा? जिस रास्ते से आए उस रास्ते में क्या रह जाएगा? ये वास डिफरेंस ये मौजूद है। और ये वास डिफरेंस जो है वो दोनों वासा डिफरेंसिया, अब 2 रहेंगे तो वासा डिफरेंसिया आप बोलेंगे। तो ये इस रास्ते में आ गए। इसी को कहा जाता है, इस रास्ते को कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। कभी कभी अब इसमें आप ये जानिए कि रास्ता सिर्फ इतना होता है कि ये बाकी मेम्ब्रेन से वो घिर जाता है डेवलपमेंट के दौरान, और इससे जो है वो कोई भी एब्डोमेन का कोई भी हिस्सा, कोई भी ऑर्गन का पार्ट नीचे स्क्रोटम में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर सब तमाम जो है वो मेम्ब्रेन होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेम्ब्रेन यहाँ पर जो मौजूद है वो क्या होती है? डैमेज हो जाती है। तो अगर डैमेज हो गई तो क्या होगा? एब्डोमेन में तो आप जानते ही इंटेस्टाइन है, तो कभी कभी इंटेस्टाइन जो है वो फोल्ड होकर के इसमें चली आती है। उस कंडीशन को कहा जाता है इंग्वाइनल हर्निया। हर्निया बहुत सुना होगा आपने कि फलाने को हर्निया हो गया, ऑपरेशन कराया है। तो इसी को कहा जाता है क्या? इंग्वाइनल हर्निया, क्योंकि वो इंग्वाइनल कैनाल से जो इंटेस्टाइन है वो चली आती है नीचे। तो इंग्वाइनल हर्निया जो है वो आप सिर्फ जानिए, आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये बात हो गई कि 7वें महीने में दोनों टेस्टिस जो है वो आ जाते हैं कहाँ पे? स्क्रोटम में। स्क्रोटम में आने का मकसद वो आप समझ ही चुके होंगे कि क्यों? क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर जो कि कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है 37 से थोड़ा कम। कितना कम? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म जो कि मेल गैमीट है, मेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लोअर होना चाहिए। इसी वजह से टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में चले आते हैं। और स्क्रोटम की स्किन इस तरह से होती है, उसमें फोल्ड्स होते हैं कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? थर्मोरेगुलेटर। स्क्रोटम को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये थर्मोरेगुलेटर की तरह से काम करता है। ये काम करता है किसकी तरह से? थर्मोरेगुलेटर की तरह से। उसके बाद देखिए, कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब चल रहा है, फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है, तो 7वें महीने में दोनों टेस्टिस जो है वो खिसक करके नीचे आ जाने चाहिए। किसमें? स्क्रोटम में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चों में देखा जाता है कि दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं। तो बच्चे की जब पैदाइश होती है, जन्म के बाद जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो स्क्रोटम तो है लेकिन उसमें टेस्टिस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा फिर कि अगर वो दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएं, उसके साथ कोई करेक्शन ना किया जाए, उसको सही ना किया जाए, तो दोनों टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही पड़े रह जाएंगे। तो होगा क्या कि स्क्रोटम में आने का मकसद क्या था?
टेम्परेचर को थोड़ा लोअर रखना, क्योंकि जो टेस्टिस हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर पे होती है। यानी जो प्रभाव पड़ेगा या आप कहिए जो बैड इफेक्ट होगा, कुप्रभाव जो होगा उसका क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अगर ये दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएं तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। यानी ऐसा मेल जब बड़ा होगा तो वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होगा। वो कंडीशन क्या कहलाएगी, वो स्टेराइल हो जाएगा। फर्टाइल होना और स्टेराइल होना, फर्टाइल का मतलब इसमें फर्टिलिटी की क्षमता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, और यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेराइल। ठीक है, तो अगर दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएं तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको जान लीजिए। उसे कहा जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस, या इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है उसको आप याद रखेंगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। इस टर्म को याद रखना बहुत आसान है अगर इसकी मीनिंग अगर आप जानते हो। क्रिप्ट का मतलब आप सभी को पता है, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। ऑर्किड या ऑर्किडो का मतलब होता है टेस्टिस। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का क्या मतलब हो गया कि टेस्टिस जो है वो छुपे हुए हैं। तो छुपे हुए होने का मतलब क्या है कि वो एब्डोमिनल कैविटी में है, वो स्क्रोटम में पहुंचे ही नहीं। अनडिसेंडेड टेस्टिस ये टेक्निकल टर्म नहीं है, टेक्निकल टर्म इसके लिए क्या है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो स्क्रोटम का काम क्या हो गया, थर्मो रेगुलेटर की तरह से, और अगर दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएं, वो स्क्रोटम में ना आए, तो वो कंडीशन कहलाती है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अभी आगे अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब वो डिस्कस करेंगे हम लोग तब उसमें आप जान पाएंगे कि ये इपिडिडाइमिस जो यहाँ पर ऐसे ही बनाया गया है, ये असल में हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है जिसको कहा जाता है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस जो है वो फिर आगे कंटिन्यू हो जाती है किसमें, वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस फिर ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी और स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में जाने का रास्ता कौन सा है, यह है इंग्वाइनल कैनाल। तो इसी इंग्वाइनल कैनाल से वास डिफरेंस आगे बढ़ेगी। ये आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसमें जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है, यूरिन का ये सैक है, और यहाँ यूरिन आ कैसे रहा है, इस डायग्राम में वो रास्ता नहीं दिखाया गया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप लोगों ने देखा है कि दोनों किडनीज से जो यूरेटर्स होते हैं वो आते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, तो वो हिस्सा नहीं इसमें दिखाया गया, सिर्फ आप ब्लैडर देख पा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वास डिफरेंस जो है इस यूरिनरी ब्लैडर को इनसर्कल करते हुए ये पीछे की तरफ पहुंच जाती है, और पीछे पहुंचने के बाद सेमाइनल वेसिकल, ये एक नहीं है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल दो होगी, वास डिफरेंस भी दो होगी, तो वासा डिफरेंस ही आप बोलेंगे उसको, क्योंकि दो टेस्टिस हैं। दो टेस्टिस से, जैसे यहाँ का डायग्राम आप देख सकते हैं, दो टेस्टिस से दो, एक एक के लिए जो है ये एक वास डिफरेंस हो गई, दूसरी वास डिफरेंस ये हो गई, ये दोनों पहुंचेंगी और दोनों जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को इनसर्कल करके उसके पीछे पहुंच जाएंगी, और जब पीछे पहुंच जाएंगी तो दोनों के साथ एक एक सेमाइनल वेसिकल जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड है उसकी डक्ट आकर के जुड़ेगी। क्योंकि लैटरल व्यू है तो एक ही आप इसमें देख पा रहे हैं। तो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट ये है यहाँ पे, और इधर से ये आ रहा है वास डिफरेंस, ये दोनों मिल गए आपस में, मिल गए तब इसका नाम क्या हो गया, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेशन का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ सीमेन। आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इजाकुलेशन क्या है, सीमेन क्या है। उसके बाद अब आप देखिए, इजाकुलेटरी डक्ट हो गई। इजाकुलेटरी डक्ट जो है वो फिर पहुंचती है, जाकर के जुड़ती है किसके साथ, ये यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर
से ये शुरुआत हुई, ये ट्यूब है, इससे यूरिन पास होता है यूजुअली, और ये रास्ता आप देख रहे हैं ये यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा के साथ जाकर के जुड़ गई, और यहीं पर यूरेथ्रा के साथ इसके चारों तरफ आपने अभी देखा था कि मौजूद है क्या, एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी एक मेल एसेसरी ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, सेमाइनल वेसिकल्स दो हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड से ये इजाकुलेटरी डक्ट गुजरेगी और आकर के खुल जाएगी किसमें, यूरेथ्रा में। यानी इधर से ये टेस्टिस है, यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यहां पर स्पर्म्स बने, स्पर्म्स को फिर कैरी करेगा कौन, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस फिर जाकर के जुड़ जाएगी सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ, यानी सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होगा वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसा होता है। तो सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो आकर के मिल गया किसके साथ, ये वास डिफरेंस में स्पर्म था, इधर से इजाकुलेटरी डक्ट का सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है ये दोनों मिल गए। अब ये आगे किसमें, इजाकुलेटरी डक्ट में। और जब ये इजाकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के गुजरेगी, तो जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरेगी तो क्या होगा, उसका भी सिक्रीशन उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये आकर के खुल गई अब कहाँ, यूरेथ्रा में। और फिर इसके आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो छोटी छोटी ग्लैंड्स बनाई गई हैं, जिनको कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड्स। तो अब जो है ये सिक्रीशन जो आ रहा था उसमें इनका सिक्रीशन भी ऐड हो जाएगा और फिर ये इस रास्ते से पास होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हो गई। इसी में आपने देखा कि ये वास डिफरेंस मेल एसेसरी डक्ट में ये शामिल है, और मेल एसेसरी ग्लैंड्स में फिर क्या क्या हो गया, एक तो सेमाइनल वेसिकल, दो हो गई ये सेमाइनल वेसिकल्स आप कहिए, सिंगल हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, और दो हो गई क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड्स। उसके बाद यहां से यहां तक का हिस्सा जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसका नाम है पेनिस। इसका फिर ट्रांसफर सेक्शन आगे फिर हम लोग बनाएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है स्पंजी टिश्यू से, जिसमें इरेक्शन की पावर होती है, क्षमता होती है। और इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो स्वेलन पार्ट होता है, उसको कहा जाता है ग्लांस पेनिस। और इसको एक स्किन का फोल्ड, लूज स्किन का फोल्ड इसको कवर करता है, जिसको कहा जाता है प्रीप्यूस या फोर स्किन। इसके बाद एक टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, जो कि मेन काम होता है टेस्टिस का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती कहाँ पर है।
डायग्राम आप साथ में बनाते चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बोर्ड में आपको फिर डायग्राम पे ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन साथ में भी बनाते रहिए। अगर छूटने लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये एक टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग इसमें बना रहे हैं। एक टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन अगर आप देखेंगे तो टेस्टिस के ऊपर 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। बाहर से भीतर की तरफ अगर हम लोग देखें सबसे बाहर ट्यूनिका वैजाइनैलिस, उसके भीतर ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे भीतर जो है वो होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तीनों जो ये लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, उनका नेचर अगर आप देख लें तो आउटर मोस्ट जो ट्यूनिका वैजाइनैलिस है वो सीरस लेयर है। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो फाइब्रस लेयर है। और इनर मोस्ट ट्यूनिका वैस्कुलोसा, नाम से ही लग रहा होगा कि ये वैस्कुलर है। तो अब तीनों लेयर को पहले देख लीजिए। ट्यूनिका वैजाइनैलिस ये आउटर मोस्ट लेयर है और इसको कहा गया कि ये सीरस लेयर है। सीरस लेयर किसको कहा जाता है? देखिए, आपने पढ़ा है टिश्यू, एनिमल टिश्यू, उसमें हम लोगों ने देखा था म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जिसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर मौजूद हो, उसको कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन वो कहलाती है जिसके ऊपर एक वाटरी फ्लूइड, पानी के जैसा तरल, बहुत गाढ़ा नहीं होगा, म्यूकस के जैसा नहीं होगा, पानी के जैसा तरल जो है वो उसके ऊपर मौजूद रहता है, तब उसको कहा जाता है सीरस लेयर। तो ये आउटर मोस्ट लेयर कैसी हो गई? सीरस लेयर। उसके बाद जो बीच वाली लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो कैसी है? फाइब्रस लेयर, या आप कह सकते हैं फाइब्रस कोट। तो फाइब्रस का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू, उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में आप सभी ने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स पाए जाते हैं। और फाइबर्स जो है वो 2 तरह के हम लोगों ने देखे थे। एक कोलेजन फाइबर्स हो जाते हैं और दूसरा येलो इलास्टिक फाइबर्स हो जाते हैं। तो फिर उसमें फर्दर कैटेगरी हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में की थी, तो उसमें डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, आप एनिमल टिश्यू वाला जो आपके पास नोट्स होंगे उसको उठा करके देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि उसमें फाइबर्स जो है, ज्यादातर कोलेजन फाइबर्स उसमें होंगे, तो फाइबर्स की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलता है, यानी ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है।
तो दूसरी लेयर कौन सी हो गई? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये फाइब्रस लेयर हो गई। और इनर मोस्ट लेयर जिसको लिखा गया है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका का ट्यूनिक का मतलब होता है कि कवरिंग। तो ये कैसी है? वैस्कुलर। वैस्कुलर किसको कहा जाता है? जहां पर ब्लड सप्लाई रिच हो, यानी ब्लड वेसल्स, वहां पर कैपिलरीज की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग वैस्कुलर कहते हैं। तो यहाँ पर 3 आउटर, बाहर से लेकर के भीतर की तरफ ये लेयर्स आपने देखी, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि फाइब्रस है, और ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एक टेस्टिस का, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें ये जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, ऐसे ऐसे घेरा गया है इसको, तो ये कंपार्टमेंट्स जो है वो बन जाते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसमें आपको कुछ ही दिख रहे होंगे और इनका नंबर होता है अबाउट 250। इसमें तो आपको कुछ ही दिख रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये जो आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं एक टेस्टिस के वर्टिकल सेक्शन में, उनको क्या कहा गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब आप जानते हैं, लोब का मतलब पाली होता है, और लोब अगर बहुत छोटी छोटी हो तो उसको हम लोब्यूल कह देते हैं। जैसे डक्ट बहुत पतली हो तो डक्ट्यूल, ट्यूब अगर बहुत पतली हो तो ट्यूब्यूल, उसी तरह से लोब्यूल। तो इनका नंबर कितना है? लगभग एक टेस्टिस में लगभग 250। और इसके भीतर जो है वो आप देख रहे होंगे इस तरह से कन्वल्यूटेड। कन्वल्यूटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा मोड़ या घुमाव पाए जाए, ये कन्वल्यूटेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक लोब्यूल में आपको कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कुछ दिख रही होंगी। किसी में 2 दिख रही हैं, किसी में 3 दिख रही हैं, किसी में 1 भी हो सकती हैं। तो ये जो हाईली कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही हैं इसमें, इसको अगर हम लोग लेवल कर दें तो ये है क्या? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये क्या है? साइट्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी एक्चुअल जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। और एक लोब्यूल के भीतर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो नंबर है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो ये हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझेंगे उस टाइम पर। तो इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक जाल सा इसमें आपको दिख रहा होगा। तो एक जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1, 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद देखिए सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो ये लोब्यूल से निकल रही हैं, फिर जा करके वो दूसरी ट्यूब्यूल से, जो कि पतली पतली ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही हैं, और कुल मिलाकर के ये यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये आपको एक नेटवर्क या एक मेशवर्क आपको दिखेगा। इस नेटवर्क को कहा जाता है, यानी ये नलिकाओं का जो जाल सा आपको दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। ये हो गया रेटे टेस्टिस। रेटे का मतलब रेटिकुलम से इसका अर्थ लिया गया। रेटिकुलम का मतलब ही होता है जाल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जाल जैसा होता है, आपने देखा होगा। तो ये हो गया रेटे टेस्टिस। और फिर रेटे टेस्टिस में जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पे हुई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकले, कहाँ गए? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से आगे बढ़ करके फिर चले जाएंगे एक पतली पतली ट्यूब्यूल्स, ये जो आपको दिख रही हैं यहाँ से, ये सब यहाँ पे 4 ऐसे बनाई गई हैं।
तो ये जा करके फिर जुड़ जा रही हैं इपिडिडाइमिस से। तो ये जो रेटेटेस्टिस और इपिडिडाइमिस को आपस में जोड़ने वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं वासा इफरेंसिया। देखिए वास का मतलब क्या होता है? वास का मतलब होता है वेसल। अब वासा इसी का प्लूरल है, यानी वेसल्स। तो चूंकि बहुत सारी होती हैं इस वजह से इनको कहा गया वासा। और इफरेंसिया का मतलब होता है कि दूर ले जाने वाला, बाहर निकालने वाला, यानी ऐसी ट्यूब्यूल्स जो कि स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर लेकर के जा रही हैं। देखिए टेस्टिस के भीतर का हिस्सा तो यही हो गया, ये ऐसे, ये इतना दिख रहा है। अब ये ट्यूब्यूल्स इसको बाहर लेकर के जा रही, इसीलिए इनको क्या कहा गया? वासा इफरेंसिया। उसके बाद अब आप देखिए वासा इफरेंसिया जो है वो फिर एक बार हाईली कन्वल्यूटेड, यानी जिसमें बहुत सारे ऐसे घुमाव पाए जाएंगे, उन ट्यूब्यूल में जाकर के खुल गई। और इसको कहा जाता है, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल आपको दिख रही है उसको कहा जाता है इपिडिडाइमिस। और इपिडिडाइमिस को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसको बाहर से ही हम लेवल कर देते हैं ऐसे। ये सबसे ऊपर का हिस्सा हुआ, ठीक है, ये सबसे ऊपर का हिस्सा हुआ, इसको कहा जाता है कैपट। कैपट कैप से बना हुआ है, यानी ऊपर का हिस्सा। बीच का हिस्सा कहलाता है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब ही होता है बॉडी। और सबसे नीचे या सबसे आखिरी वाला हिस्सा जिसको आप पूंछ कह सकते हैं उसको कहते हैं कॉर्डा। कॉर्डा का मतलब ही होता है टेल। यानी ये किसके हिस्से हैं? इपिडिडाइमिस के। इपिडिडाइमिस के 3 हिस्से हो गए, कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। ये बहुत पूछा जाता है कि ये जो हिस्से हैं वो किसके हिस्से हैं, किसके पार्ट्स हैं? इपिडिडाइमिस के हैं। कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। कैपट कैप के जैसा ऊपर का हिस्सा आप समझ सकते हैं। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और कॉर्डा मीन्स होता है टेल। तो आखिरी हिस्सा कहलाता है इपिडिडाइमिस का कॉर्डा। कॉर्डा इपिडिडाइमिस, कैपट इपिडिडाइमिस, कॉर्पस इपिडिडाइमिस, इस तरह से आप नाम लेंगे और सबको एक साथ बोल देंगे तो इपिडिडाइमिस से बोल देंगे। और फिर ये इपिडिडाइमिस जो है फिर आगे कंटिन्यू होती है किसमें? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस जो है स्पर्म को कैरी करेगी, फिर इसको पिछले डायग्राम में आपने देखा ही था कि ये वास डिफरेंस फिर ये पहुंच जाएगी कहाँ? इंग्वाइनल कनाल से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में। चलिए इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। एक टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन है और एक टेस्टिस के चारों तरफ 3 जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, कवरिंग्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका वैजाइनैलिस। ट्यूनिका वैजाइनैलिस जो है वो सीरस लेयर है। सीरस लेयर ऐसी होती है या सीरस मेम्ब्रेन जिससे एक वाटरी फ्लूइड जो है वो थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होता है, या आप कह सकते हैं कि वाटरी फ्लूइड की एक पतली सी लेयर उसके ऊपर मौजूद रहती है। तो ये हो गया ट्यूनिका वैजाइनैलिस। कभी कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर इंजरी की वजह से, चोट लग जाने की वजह से, कभी कभी जो ट्यूनिका वैजाइनैलिस है, चूंकि ये सीरस लेयर है, इससे ज़्यादा अमाउंट में वाटरी फ्लूइड का सिक्रीशन शुरू हो जाता है और वो भीतर की तरफ होता है। यानी वो वाटरी फ्लूइड जो है वो कहाँ पर कलेक्ट होने लगेगा? ट्यूनिका वैजाइनैलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच, यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। तो इकट्ठा होने लगेगा धीरे 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 धीरे, क्या होगा कि जो स्क्रोटम है उसका साइज बढ़ने लगेगा। स्क्रोटम का साइज बढ़ने लगेगा और वो कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है? हाइड्रोसील। हाइड्रो का मतलब आप सभी जानते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर।
और सील का मतलब होता है कैविटी। यानी यहां पर मतलब क्या हो गया हाइड्रोसील का, कि फ्लूइड जो है वो किसी कैविटी में इकट्ठा हो जाना। तो ट्यूनिका वेजाइनैलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच जो गैप है, जो स्पेस है, उसमें वाटरी फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होने लगता है और उसी कंडीशन को कहा जाता है हाइड्रोसील। तो अगर किसी को हाइड्रोसील हो जाता है तो सिर्फ अगर इसमें से मान लीजिए निडल के थ्रू यहां से जो फ्लूइड है उसको सक करके निकाल लिया जाए तो क्या ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। क्यों? क्योंकि जो ट्यूनिका वेजाइनैलिस है, सीरस लेयर है, उसका सिक्रीशन तो कंटिन्यू है, तो फिर से दोबारा उसमें उतना फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें सर्जरी की जाती है। इसको जो है वो स्क्रोटम की स्किन कट की जाएगी, उसके बाद जो है ट्यूनिका वेजाइनैलिस जो है उसमें कट लगाया जाएगा, तो फ्लूइड तो निकल आएगा कट जब लगाएंगे। उसके बाद कट को थोड़ा और बढ़ा करके और ये पूरी मेम्ब्रेन जो है उसको पलट देते हैं। यानी ट्यूनिका वेजाइनैलिस के भीतर की जो लेयर है, यानी इधर से सिक्रीशन हो रहा था, तो इसको क्या करते हैं कट करके और पूरा ऐसे पलट देंगे, तो भीतर वाली लेयर क्या होगी? बाहर की तरफ चली आएगी, जिसकी वजह से अब दोबारा जो है वो फ्लूइड का कलेक्शन नहीं होगा। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया, बाकी ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि हाइड्रोसील क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर देखिए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये फाइब्रस लेयर है, ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, यानी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इनर मोस्ट लेयर जिसको कहा जाता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो वेस्कुलर है, यानी इसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है और यानी उसमें कैपिलरीज जो है, ब्लड की कैपिलरीज मौजूद रहती हैं। तो ये 3 लेयर्स तो हो गई प्रोटेक्टिव लेयर्स। उसके बाद जो इंटरनल पार्ट है एक टेस्टिस का, उसको अगर आप देखें तो उसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को अगर आप देखेंगे तो उसमें या तो 1 या 2 या 3 क्या पाई जाएंगी? हाईली कन्वल्यूटेड टिब्यूल्स। और इन हाईली कन्वल्यूटेड टिब्यूल्स को क्या लिखा गया? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के भीतर ही जो फंक्शन है टेस्टिस का, मेन फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहां पर होती है? वो होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। और जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं वो कैसी हैं? हाईली कन्वल्यूटेड टिब्यूल्स। और ये सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स फिर आकर के दूसरे टिब्यूल्स के नेटवर्क में आकर के खुल जाती है। और उन टिब्यूल्स का जो नेटवर्क होता है वो यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, उसको बोला जाता है रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस से फिर इपिडिडाइमिस को जोड़ने वाली जो टिब्यूल्स हैं उनको कहा जाता है वासा इफरेंसिया। वासा का मतलब हो गया वेसल्स, इफरेंसिया का मतलब बाहर ले जाने वाला, दूर ले जाने वाला। तो ये आप देख सकते हैं कि टेस्टिस तो ये हो गया, इसके बाहर इसको लेकर के जा रही हैं, यानी स्पर्म्स को ये कैरी करेंगी, इपिडिडाइमिस तक पहुंचाएंगी, इसलिए इनको नाम दे दिया गया वासा इफरेंसिया। तो वासा इफरेंसिया फिर कहां आकर के खुल गई? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस भी हाईली कन्वल्यूटेड है, यानी उसमें भी बहुत ज्यादा आपको घुमाव दिखेंगे, मोड़ दिखेंगे। और इपिडिडाइमिस को फिर हम लोग बांट सकते हैं 3 हिस्सों में। ऊपर वाला हिस्सा, हेड की तरफ वाला हिस्सा कहलाता है कैपट,
बीच वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्पस, और टर्मिनल पार्ट या जो पूंछ आप कह सकते हैं या आखिरी हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं कॉर्डा। तो जब इसको आप कहेंगे तो क्या बोलेंगे? कैपट इपिडिडाइमिस। बीच वाले हिस्से का नाम लेंगे तो कहेंगे कॉर्पस इपिडिडाइमिस, और आखिरी वाले हिस्से का नाम लेंगे तो कहेंगे कॉर्डा इपिडिडाइमिस। इस तरह से इपिडिडाइमिस के 3 हिस्से हो जाते हैं। और इपिडिडाइमिस जो है फिर वो आगे खुलता है किसमें? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस फिर आगे स्पर्म्स को लेकर के ये पहुंच जाती है कहाँ पे? पिछले डायग्राम को आप देखिएगा, उसमें जो है वो इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए पहुंच जाएगी एब्डोमिनल कैविटी में। फिर जो है यूरिनरी ब्लैडर के आगे से घूम करके फिर पीछे चली जाएगी और फिर जाकर के जुड़ जाएगी किसके साथ? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ। जब ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ जुड़ जाती है तब जो है उसको अब क्या नाम दे देते हैं? तब कहा जाता है इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट जो है वो फिर जाकर के कहाँ खुलती है? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा में खुलने से पहले ये गुजरती है, पास होती है किससे? एक मेल एसेसरी ग्लैंड है जिसका नाम है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद यूरेथ्रा में ये खुल जाएगी। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है। यूजुअली जो है इससे क्या पास हो रहा है? यूरिन पास हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में आकर के किडनीज जो है आप जानते हैं यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं, और जब यूरिन बन जाएगा तो वो यूरिन यूरेटर्स के थ्रू पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा, फिर वहां पर इकट्ठा है, और फिर आप जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था मिक्चुरेशन। यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यानी जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाएगा तो उसमें एक खिंचाव, एक तनाव जो है वो पैदा होगा, और उसकी वजह से एक मैसेज, एक इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी इंपल्स के फॉर्म में होगा वो हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, और फिर वहां से मिक्चुरेशन के लिए मैसेज जो कि कमांड होगा, किस फॉर्म में होगा? वो मोटर इंपल्स के फॉर्म में होगा, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचेगा। यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है उसमें जो स्मूथ मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की जहां से शुरुआत होती है वहां पर पाया जाता है एक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्फिंक्टर जो है वो सर्कुलर मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और सर्कुलर मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो ओरिफिस है, ये जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, और ये जो गोल गोल आपको मसल्स दिख रही हैं वो जब रिलैक्स होंगी तो ये रास्ता खुल जाएगा। तो यूरिन को पास होने के लिए क्या होना चाहिए? जो स्फिंक्टर है वो, उसकी जो मसल है वो रिलैक्स हो जाए, और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो, तो फिर ये यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये तो यूजुअली यही हो रहा है। लेकिन जिस समय इजाकुलेशन होता है, यानी जो सीमेन है, सीमेन का मतलब होता है जो यहाँ से स्पर्म्स बने, इसके बाद ये वास डिफरेंस पहुंची, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ जुड़ी, तो सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो उसमें ऐड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन वो ऐड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन ऐड हो गया। तो ये जो मिक्सचर हुआ, यानी सेमाइनल वेसिकल्स का जो सिक्रीशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, इन तीनों का मिक्सचर, उसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेमाइनल प्लाज्मा, और इसमें क्या? टेस्टिस से स्पर्म्स आ रहे हैं, ये दोनों मिक्स जब हो जाते हैं तब यही क्या कहलाता है? सीमेन। तो जब इजाकुलेशन होता है तो यही सीमेन यूरेथ्रा से होकर के बाहर आता है, यानी जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पैसेज हो गया। यूजुअली उससे क्या पास हो रहा है? यूरिन। लेकिन जब इजाकुलेशन होगा, यानी जब सीमेन का एक्सपल्शन होगा, सीमेन है क्या ये यहां से जान लेंगे। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो है, यानी सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इनका जो मिक्सचर है उसको कह दिया गया सेमाइनल प्लाज्मा। और
टेस्टिस से स्पर्म्स आ रहे हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसको कहते हैं सीमेन। तो सीमेन जब आउट होता है यूरेथ्रा से तब उसे कहा जाता है एजाकुलेशन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मेल में जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो यूरिनरी सिस्टम से एसोसिएटेड है, यानी एक पैसेज जो है वो कॉमन है। कौन सा? यूरेथ्रा। उसी यूरेथ्रा से यूरिन भी पास हो रहा है और उसी यूरेथ्रा से सीमेन भी पास हो रहा है। इसी वजह से मेल में यूरोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। यूरोजेनाइटल यानी इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का कुछ हिस्सा, जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है, वो क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सीमेन क्या हुआ? सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म।